नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर पुनीत राय द्वारा लिखित पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी से भाषा विज्ञान को जानेंगे, जहाँ से 2-3 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, भाषा और भाषा से संबंधित पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन-सी है? यानी कि हिंदी भाषा की कौन-सी ऐसी बोली है जिसे लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं? तो आपके जवाब सामने दिख रहा है कि भोजपुरी, है ना? कैसे दिमाग में बैठाएँगे? तो आपको दिमाग में ही बैठाना है कि ऐसी बोली जो पूरी है, पूरी फार भोजपुरी, पूरी, पूरी है ना? बस ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली भोजपुरी, है ना? ठीक है, हिंदी की। हिंदी की उपभाषाएँ कितनी हैं? तो आपको बिल्कुल पता है कि हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि पप्पू रवि, प ध प प बड़ म त पू, पप्पू रवि, है ना? अब देखिए, एक पा से हो गया पश्चिमी, पू से हो गया पूर्वी, तो पश्चिमी, पूर्वी और पहाड़ी, ये 3 पा वाले हो गए। रवि, रा से राजस्थानी, बी से बिहारी, ये हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं। प्रश्न बनता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएँ? 5। हिंदी की प्रमुख उपभाषाएँ कौन-कौन हैं? तो आपने देखा कि पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी। तो 5 उपभाषा एवं 18 बोलियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है? चलिए। अगला बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि खड़ी बोली के अन्य नाम क्या हैं? अब खड़ी बोली को तो हम लोग क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी कहते हैं। हिंदुस्तानी ही खड़ी बोली है और खड़ी बोली को हम लोग नागरी कहते हैं, क्योंकि नगर की भाषा नागरी हो गई। सरहिंदी और कौरवी, तो ध्यान में रख लीजिएगा, खड़ी बोली के 4 नाम आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी ही खड़ी बोली है, नागरी ही खड़ी बोली है, सरहिंदी ही खड़ी बोली है और कौरवी ही खड़ी बोली है। ये ध्यान में रखिएगा, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी और कौरवी। ठीक है? खड़ी बोली के अन्य नाम हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि अंगिका और बज्जिका हिंदी की किस उपभाषा की गौण बोलियां हैं? तो अंगिका और बज्जिका किसकी गौण बोलियां हैं? बोले बिहारी की। अंगिका बज्जिका किसकी? बोले बिहारी की। बिहारी की अंगिका, बिहारी की बज्जिका। ध्यान में रख लीजिएगा और बिल्कुल इसे अपने दिमाग में छापते रहिएगा। ठीक है? चलिए आगे एक प्रश्न बनता है कि हिंदी की ओकार बहुला बोलियां, अब कौन सी बोलियां हैं जिनमें ओकार आता है? तो पहले तो आप 2 बा वाले हैं। बा में कौन-कौन से हैं? एक है ब्रजभाषा, दूसरी बुंदेली, तो बा से 2 और 2 का से है कनौजी और कुमायूनी, ध्यान में रख लीजिएगा। और 2 मा से है मामा, यानी कि मामे, मालवी और मेवाती और एक है जयपुरी। बस ध्यान में रख लीजिएगा। ओ बाबू, ओ बाबू ब्रज भाषा और बुंदेली, तो ओ बाबू ब्रज भाषा, बुंदेली, ब्रज भाषा, बुंदेली, बाबू। ओ से ओ, ओकार बहुला, ब्रज भाषा, बुंदेली, ओ बाबू, ओ काकू, काकू कन्नौजी और कुमायूनी और मामे, ओ मामे, मालवी और मेवाती और एक है जयपुरी। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, ओकार बहुला बोली में 2 बा से हैं, 2 का से हैं, 2 मा से हैं, एक जय से है, जयपुरी। तो ध्यान में रखिएगा, ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी कुमायूनी और जयपुरी, मेवाती और मालवी क्या है? ओकार बहुला है। अगला ये प्रश्न बन सकता है कि हिंदी की आकार बहुला, ओकार बहुला में देखा बाबू, काकू, मामे और जयपुरी थी। यहाँ पर आकार बहुला बोलियां कौन कौन सी जिनका आकार बड़ा हो? तो बस दिमाग में बैठाना है, कौरवी होती है, तो कौरवी का आकार बड़ा होगा, हरियाणवी का आकार बड़ा होगा और दक्षिणी का आकार बड़ा होगा। बस ध्यान में रख लीजिएगा कि बड़ा आकार किसका? बोले कौरवी का। और किसका? बोले हरियाणवी का बड़ा आकार। और किसका? दक्षिणी का। तो बस ऐसे क्लू बना लेना है कि कौरवी का आकार बड़ा होता है, कौरव की सेना बड़ी थी, ठीक में रखिएगा, आकार बोला आकार बड़ा था। हरियाणवी का आकार बड़ा होता, हरियाणा वाले व्यक्तियों को देखेंगे बड़े लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं, तो आकार बड़ा हरियाणवी का। और दक्षिणी साइड के लोगों को देखेंगे ना, तो उनका भी आकार बड़ा बड़ा होता है। तो बस आकार बड़ा माने आकार बहुला, बड़ा आकार बहुला बोलियां हैं कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी। ठीक है? चलिए, हिंदी की उदासीन यानी कि छोटा आकार बहुला बोलियां कौन कौन सी हैं, जिसे आप कहते हैं ह्रस्व आकार बहुला बोलियां, जो छत्तीसगढ़ी, बघेली और मगही
मैथिली। कैसे दिमाग में बैठाना है? तो देखिए, मैंने आपको एक क्लू बताया था कि छब मैम, छब छब मैम क्या होती हैं? बोले उदासीन होती हैं और आकार बहुला होती हैं। वैसे भी मैम लोग जो होती हैं ना, उनका आकार बहुत बड़ा नहीं होता, आकार छोटा होता है। और कोई चीज़ बोलती हैं तो थोड़ा स्लो बोलती है ना, तो बस छोटा आकार किसका होता है? कहे छब मैम का। छब मैम, छब छा से छत्तीसगढ़ी, बा से बघेली, माँ से मगही और माँ से मैथिली। तो मैं फार मैथिली, माँ फार मगही। तो छब मैम जो होती हैं ना, उदासीन होती हैं या हरस आकार बहुला होती हैं। ऐसे क्लू आपको बनाना है और हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेना है। एक बार तो दिमाग में नहीं बैठेगा, लेकिन ये पूरी गारंटी है कि 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे ना, तो बिल्कुल आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा। ओकार बहुला में देखा कि ओ बाबू ब्रजभाषा बुंदेली, ओ काकू कन्नौजी और कुमायूनी, ओ मामे मालवी और मेवाती, और जयपुरी ओकार में था। बड़ा आकार में देखा किसका? कौरवी की सेना कौरवी बड़ा आकार वाली, हरियाणी बड़ा आकार वाली, बुंदेली थी। और आकार बहुला यानी कि ह्रस्व आकार बहुला या उदासीन बोली में आपने देखा कि छब मैम है ना, उदासीन होती हैं। तो छब छत्तीसगढ़ी, बघेली, मैथिली और मगही। ठीक है, चलिए आगे। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अभी आपने देखा था कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। तो 5 उपभाषाओं को मैंने आपको बताया था कि पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, है ना, और राजस्थानी और बिहारी। तो पूर्वी मिल गया 5 उपभाषाओं की। जब आप आते हैं राजस्थानी में, मैंने राजस्थानी की एक ट्रिक बताई थी कि मामा जमे। राजस्थान में हमारे मामा या आपके मामा राजस्थान में जम गए हैं जा करके, और वहीं जम गए मने रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मामा जमे, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, जयपुरी और मेवाती। मामा जमे राजस्थान में, बस ध्यान में रख लीजिएगा, आपको 4 बोली मिल गई। पश्चिम में, अब भैया पश्चिम में कौरवी है, हरियाणवी है, दक्षिणी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली और कनौजी है। तो मैंने इसको ऐसे बताया था, पश्चिम ब्रज बुंदेल कनौजी, पश्चिम ब्रज बुंदेल कनौजी, बांगुर और खड़ी बोली। तो पश्चिम में ब्रज, बुंदेल, कनौजी, बांगुर और खड़ी बोली ध्यान में रख लीजिएगा, ये 5 हैं। और पूर्वी का तो आपको पता है, कुछ करना नहीं है। पूर्वी में ये विषय है, ए फार अवधी, बी फार बघेली, सी फार छत्तीसगढ़ी पूर्वी में है। और बिहारी मैम भोजपुरी बोलती हैं। तो बिहारी के अंतर्गत जो बिहारी भाषा है, इसके अंतर्गत मैम भोजपुरी, मैम मैथिली, मगही भोजपुरी। अब बिहारी जो मैम होती हैं ना, वो जब आपके यहाँ पढ़ाने आएंगे तो भोजपुरी बोलेंगे, इसे क्लू बनाना है। ठीक है। और पहाड़ी लोग बड़े कुगने होते हैं, कुमायूनी, गढ़वाली और एक नेपाली भी इसी में आती है। तो पहाड़ी लोग कुगने होते हैं, कुगने माने छोटे छोटे नाटे नाटे होते हैं। ऐसे क्लू बनाना है और आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक है, चलिए आगे। भारत की हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा कब बनेगी? बोले जब कोई व्यक्ति ना 14 साल का होगा। तो 14 सितंबर को 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया है। इसको आपको दिमाग में बैठाना है। और जब संविधान बना था उस समय 8वीं भाषा में कितनी थी? 8वीं सूची में कितनी? 14 थी। तो ध्यान में रखिएगा, 14 सितंबर 14 भाषा। ठीक है। संख्या की दृष्टि से संविधान का सर्वप्रथम उपबंध कौन सा है जिसमें राजभाषा के संदर्भ में निर्देश दिए गए? तो 120 में राजभाषा का निर्देश जो है अनुच्छेद 120 में दिया गया है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, राजभाषा का निर्देश, है ना। हिंदी की व्यंजनार्थ बोली, तो हिंदी की व्यंजनार्थ बोली 2 हैं। एक तो भोजपुरी है जो पूरी पूरी है, और दूसरी अवधी है। ध्यान में रखिएगा, अवधी और भोजपुरी व्यंजनार्थ है। यानी कि व्यंजन के अंत में, व्यंजन अंत में भोजपुरी अवधी, भोजपुरी अवधी। ठीक है, चलिए अब संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान। और बात करें संविधान में राजभाषा संबंधित प्रावधान से संबंधित एक आध 2 प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको रट्टा लगाना है। संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 120। 120 कहाँ? बोले संसद में 120। और संविधान के भाग 6 में 210। तो 210 है राज्य की विधानसभा में, संसद में 120, 210 विधानसभा में। तो ऐसे आपको क्लू बनाना है कि 120 संसद में, 210 राज्य विधानसभा में, ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान के भाग 17 में जब आते हैं तो आपको यहाँ पे मिलते हैं कितने? लगभग 9 अनुच्छेद मिलते हैं। कभी कोई प्रश्न बन जाता है कितने अनुच्छेदों में संविधान के
राजभाषा संबंधी बातें की गई हैं, तो 9 अनुच्छेद हैं, 343 से लेकर के 351 तक। हाँ, भारतीय संविधान का भाग 17 अनुसूची 8। ठीक है, आप देखिए जो इसमें अनुच्छेद 343 है, 343, राज संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा कहाँ? बोले 43 में। संघ की राजभाषा कितनी? 343 में। अनुच्छेद 344 में क्या होता है? राजभाषा के लिए संसद आयोग की समिति, तो राजभाषा 44 में। 45 में राजभाषा एवं राजभाषाएं, राज्य की राजभाषा एवं भाषाएं। 46 में एक राज्य का दूसरे राज्य का, तो 46 में हो गए दो राज्य, एक राज्य का दूसरे राज्य। 47 में किसी जन समुदाय के किसी भाषा संबंधी विशेष उपबंध है, तो 47 में जन समुदाय। 48 में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा, 48 में, 348 में। 49 में भाषा संबंधी अधिनियम किए गए हैं, और 50 में अल्पसंख्यक के हित की बात की गई है। 51 में हिंदी भाषा के विकास की बात की गई है। तो ऐसे क्लू बनाना है कि 43 में संघ की राजभाषा, 44 में राजभाषा संसद का आयोग और समिति, 45 में राज्य की राजभाषाएं, 46 में दो राज्य में एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में, 47 में ये जन समुदाय की बात की गई है, 48 में उच्चतम न्यायालय और न्यायालय की बात है, 49 में भाषा संबंधी विकास की बात की गई है, 50 में अल्पसंख्यक का, और 51 में हिंदी भाषा विकास के निर्देश। तो ये ध्यान में रखिएगा और इसे ऐसे ही दिमाग में छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा है? तो 343, 343। ठीक है, चलिए, किस संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात 26 जनवरी 1965 तक किया जाता रहेगा, ताकि इस दौरान हिंदी शासी कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम हो जाए। तो ये भी अनुच्छेद 343 ही है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, आगे है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 25 जनवरी 1965 के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को हिंदी प्रयोजन के लिए बंद कर दिया जाएगा? तो ये भी 343 में ही कहा गया है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 5 तथा 10 वर्ष के पश्चात राजभाषा आयोग की नियुक्ति करेगा? तो 344 में राष्ट्रपति क्या करेगा? 5 या 10 वर्ष पश्चात राजभाषा आयोग 44 में, राजभाषा आयोग 44 में। राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 1963 में आया, और 67 में ऐसा संशोधित, 63 उल्टे सीधे 63। देखो, जब राजभाषा संबंधी अधिनियम बनाओगे ना, तो उल्टे सीधे 63 प्रयत्न करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं मैंने आपको बताया कि 343 से लेकर के 351 तक कुल 9 धाराएं हैं। ठीक, चलिए, राजभाषा भाषा नियम कब पारित हुआ? तो 1976 में, और इसका संशोधित 87 में। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? तो 1960 या 68 में, ध्यान में रख लीजिएगा। और भारत में पाए जाने वाले परिवार, तो भारत में कुल पाए जाने वाले 5 परिवार आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें भारोपी परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक या दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, जिसे आप ऑस्ट्रिक कहते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रुसस्की, जिसे खुजना परिवार एवं अंडमानी कहते हैं, चीनी तिब्बती परिवार, ये 5 परिवार हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो भैया हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है, भारत और यूरोपी भारोपी परिवार की, ये ध्यान में रखिएगा। और भारोपी परिवार की भी कई शाखाएं हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 इधर हैं और 5 आपको और मिल जाए, 2 और मिल जाएंगे, 10 हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि भारत ईरानी पहला, दूसरा बाल्टोस्टॉलिक, तीसरा अर्मीनी, अल्बानी चौथा, 5वां ग्रीक, 6ठा केल्टिक है, 7वां जर्मनिक और इटालिक, ये हैं। अब आप आ जाएंगे 9वां में, तो 9वां आपको मिलेगा हिटाइट यानी हित्ती, और 10वां है तोखारी। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा कि जो भारोपी परिवार की भाषा है, इसकी कुल 10 शाखाएं आप देख लिए, है ना। अब भारोपी परिवार की भाषाओं को केंटुम और सतम वर्ग में विभाजित किया किस विद्वान ने? तो एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था आशकोली महोदय ने 1870 ईस्वी में इसका विभाजन किया था सतम और केंटुम वर्ग में।
सतम की बात अगर हम लोग करें तो भारत और ईरानी सतम में है, बाल्टो स्लाविक है, अरमानी और अल्बानी। तो ध्यान में रखिएगा 4 सतम में है। 4 शतक, सतम कर लीजिए, शतक कर लीजिएगा, जिससे भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, अरमानी और अल्बानी। ठीक है, बाकी जितने हैं ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, स्टालिक, हिटाइट और तोखरी, ये जो 6 बन जाते हैं कैंटों के अंतर्गत आ रहे हैं। इन्हें भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। कभी कभी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी जो एक भाषा है जो कि सतम वर्ग के अंतर्गत आती है, कौन कैंटों के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए आगे। भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी, मैथिली और मगही को एक साथ मिलाकर बिहारी नाम किस विद्वान ने दिया? तो जी.आर. गियर्सन। किसने दिया? जी.आर. गियर्सन, यानी कि जॉर्ज गियर्सन को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। किस विद्वान ने किया? जॉर्ज गियर्सन ने किया। सुसन जो है ना, ध्यान में रखिएगा। भारतीय परिवार की भाषाई आकृत मूलक दृश्य, जो भारतीय परिवार है ना, आकृत मूलक दृश्य कैसी है? तो शिलिष्ट है और अ, योगात्मक है। जितनी भी भारतीय परिवार की भाषाएं हैं श्लिष्ट योगात्मक है। और हिंदी आकृत मूलक दृश्य क्या है? तो हिंदी श्लिष्ट और योगात्मक है, ध्यान में रखिएगा। जो भारूपी है वही हिंदी भी है, लेकिन द्रविड़ भाषाएं आकृत मूलक दृश्य क्या है? अश्लिष्ट और योगात्मक है। चीनी की बात करते हैं तो चीनी, तिब्बती, बर्मी, श्यामी, अनामी, सूडानी भाषाएं जो है आकृत मूलक दृश्य आयोगात्मक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। श्लिष्ट योगात्मक हिंदी है और भारूपी परिवारें हैं, भारूपी भाषा के परिवार हैं, परिवार की भाषा है। आकृत मूलक दृश्य तुर्की भाषा आदृष्ट, अश्लिष्ट और योगात्मक है। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं? 3000 भाषाएं। अगर आप इसका डेटा देखेंगे तो 2796, लगभग 3000। भाषाओं के आकृत मूलक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो रचना तत्व, यानी कि पद रचना और वाक्य रचना। रचना तत्व के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार रचना तत्व और अर्थ तत्व है ना। आयोगात्मक वर्ग की प्रमुख भाषा चीनी है। आयोगात्मक की जो प्रमुख भाषा चीनी है और प्रमुख भाषा परिवार 18 है ना। बोलने वालों की संख्या तथा भौगोलिक व्यापकता की दृष्टि सबसे बड़ा भाषा परिवार भारूपी, ध्यान में रखिएगा, भारूपी है। बोलने वालों की संख्या दृष्टि दूसरा चीनी परिवार है। पहला तो भारूपी है, दूसरा चीनी है, ध्यान में रखिएगा। क्षेत्र विशाल की दृष्टि सबसे बड़ा परिवार यूराल अल्टाई परिवार है। भारूपी भाषा परिवार को भारत हिती नाम किसने दिया? तो प्रोफेसर स्टूडेंट ने 1893 ईस्वी में दिया है। अमेरिकी परिवार में लगभग कितनी भाषाएं मानी जाती हैं? तो अमेरिकी परिवार में लगभग 1000 भाषाएं मानी जाती हैं। भाषाओं के वर्गीकरण के प्रमुख भेद हैं आकृत मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण, ध्यान में रखिएगा, आकृत और पारिवारिक। भाषाओं के आकृत मूलक वर्गीकरण के 2 भेद हैं, आयोगात्मक, तो आयोगात्मक और योगात्मक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल समानतः 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक माना गया है, ईस्वी पूर्व तक माना गया है। ये मध्यकालीन आर्य भाषाएं इस प्रकार से हैं। प्रथम में जो आप देख रहे हैं कि प्राकृत भाषा, इन्हें जिसे पाल कहते हैं, 500 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक। दूसरा 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तीसरा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का है। और वैदिक संस्कृत क्या है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण देखेंगे तो भारूपी परिवार, जिनमें प्रमुख शाखाएं हैं भारत ईरानी, बाल्टिस्लाविक, अर्मेनी, अल्बानी, इतालिक, ग्रीक, जर्मनिक, केल्टिक और तोखारी एवं हित्ती, है ना। प्रमुख भाषाएं देखेंगे तो हिंदी, संस्कृत जो है आप बात करेंगे ना, भारूपी के अंतर्गत प्रमुख जो भाषाएं हैं ये वही हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ते हो आप, लैटिन ग्रीक है, रूसी है, फ्रेंच है, इटालियन है और फारसी, जर्मनी आदि है। द्रविड़ में तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, अब कन्नड़ द्रविड़ मलयालम है, गोंडी उरांव है, ब्राह्मी है, तुलु है, कोंडगू है, टोंडा है, कोटा है, साल्टो है, कोई है, इसी को कांघी कहते हैं, और कोलामी है। ब्रूसस्की जिसे आप कहते हैं खुजवा या कुजूती परिवार की भाषा है। काकेसी परिवार में उत्तरी वर्ग में कबर्डियन है, सकार्शियन है, चेचेनिस है और लेगियन है, ये ध्यान में रखिएगा। दक्षिणी वर्ग में जॉर्जियन और मिग्रिलियन, लासिस और स्वानिस है। यूराल अल्टाई परिवार में, तो यूराल अल्टाई परिवार में जब आप जाते हैं प्रमुख भाषाएं आपको यूराल वर्ग में मिलेंगे, फिनो, उग्री,
समयोद। अल्टाई वर्ग में तुर्की, मंगोली और मंचुई। चीनी परिवार में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको प्रमुख भाषाएं मिलती हैं चीनी, थाई, वर्मी, तिब्बती, अनामी। सातवां है जापानी कोरियाई परिवार में, तो प्रमुख जापानी और कोरियाई है। आठवां है अति उत्तरीय यानी कि हाइपर बोरी परिवार में, प्रमुख भाषाएं हैं युगगिर, कमचटका, चुंगची और इन्हू। नौवां है बास्क परिवार। बास्क परिवार में सामी हामी परिवार प्रमुख शाखाएं हैं। सामी में अक्दियन, कनातिन, अरमाइक, अरबी, इबिसिनियन। हामी में लीबियन, मेरोइटिक, एथियोपिक और मिस्त्री है। गेरावा में सूडानी परिवार है जिसमें बुले हैं, मनफू, कनूरी, हौसा, निलोटिक, बंतुइड। और 12 में है बंतु परिवार जिसमें प्रमुख वर्ग हैं जुलू, काफिर, स्वाहिली। मध्य वर्ग में सिसुती और पश्चिम वर्ग में है हेरोरो जिसे कांगो। ये ध्यान में रख लीजिएगा। 13वां है कि हुनतेंतुन बुस्मैन, खोइम और मलय, पेलनियासियाई है ना, इंडोनेशियाई, मलयजाबी, संदियन, दयक, फार्मोसी और मलगासी। एक भाषा तगल यहाँ पर देख रहे हैं। मलेशियाई में फिजिशियन है और मिक्रोनिशियाई में देखेंगे मैक्रोनेशियन है। और पोलिनेशियाई के अंतर्गत माओरी, हवाईयन, टोंगन और सम्मन है। एक पापुई परिवार है। 16 है दक्षिणी पूर्व एशियाई आस्ट्रो एशियाटिक परिवार। प्रमुख भाषाएं में देखेंगे तो प्रमुख भाषा आपको मिलेंगी पश्चिम में मुंडा जिसे कोल, मध्य में मन खमेर, पूर्व में अनामी या मुआंग है, दक्षिण में निकोबार है। ठीक है। 17 है ऑस्ट्रेलियन परिवार। ऑस्ट्रेलियन परिवार में मैक्वारी और कामले रोई। अमेरिकी परिवार की प्रमुख भाषा है जिसमें कनाडा एवं यूएसए के अथापस्कन, अल्गोनिकिन, मैक्सो एंड मध्य अमेरिका में अजतेकमय है। दक्षिणी अमेरिका का आखक, करीब, तुकी, अगोनी और कोई इंचुआ है, ध्यान में रखिएगा। और प्रमुख भाषा परिवार में यहाँ पर देख सकते हैं कुल 18 परिवार आपको दिखाई देगा। भारूपी परिवार, द्रविड़ परिवार है ना, भारूपी द्रविड़ परिवार। और आप यहीं पर देख रहे हैं कि ब्रूसकी परिवार, काकेसी, यूराल अल्टाई, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी परिवार, बास्क परिवार, सामी हामी परिवार, सूडानी परिवार, बांतु परिवार और होनतेन-तोंत बुस्मैनी परिवार, मलय पोलिनेशियाई परिवार, पपुई परिवार, दक्षिणी पूर्व एशियाई ऑस्ट्रेलियन परिवार और अमेरिकी परिवार है। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और आगे जो महत्वपूर्ण है ग्रंथ और उसके रचयिता, जिनमें निरुक्त ग्रंथ के रचयिता है यास्क। अब कोई अगर पूछे निरुक्त, बोले यास्क। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। उड़ाद सूत्र पाणिनि का है। महाभास्पर पतंजलि, महाभास दीपिका भरथरी का, वाकपदी भरथरी का, योग सूत्र पतंजलि का और वार्तिक है कात्यायन का। आगे निघंटु क्या है तो वैदिक शब्दकोश को निघंटु कहते हैं। निरुक्त के प्रणेता कौन है? यास्क मुनि है। तो यास्क प्रणीत निरुक्त के कितने खंड हैं? 2 खंड हैं, एक निरुक्त है दूसरा निघंटु है। धातुपाठ, गणपाठ, उड़ाद सूत्र, लिंगानुशासन किसकी रचनाएं मानी जाती हैं? तो पाणिनि की रचनाएं मानी जाती हैं, ध्यान में रखिएगा। और अष्टाध्यायी में कितने अध्याय और सूत्र हैं? तो 8 अध्याय और 3980 सूत्र हैं, ध्यान में रखिएगा। अष्टाध्यायी में महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। पाणिनि ने पदों को कितने विभागों में बांटा है? 2, सुबंत और तिगंत। निरुक्त क्या था? तो शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय का जो विवेचन होता है ना, उसी को निरुक्तु कहते हैं, है ना। पाणिनि ने शब्दों को क्या कहा है? तो धातुज कहा है। महाभास की महाभास दीपिका टीका किसने लिखी है? तो देखिए महाभास की महाभास दीपिका भरथरी ने लिखा है, ध्यान में रख लीजिएगा। वेदों की सुरक्षा के लिए उनके तात्विक अध्ययन के लिए 6 अंग बनाए गए हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनमें से शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छंद का संबंध भाषा शास्त्र से है। शिक्षा का संबंध ध्वनि विज्ञान से है। व्याकरण का पद विज्ञान और वाक्य विज्ञान का समन्वय है।
निरुक्त में दो शब्दों की पाद व्यवस्था और प्रत्येक पाद में वर्णों और मात्राओं की निर्धारित संख्या का वर्णन होता है। अब प्रतिशाख क्या है? तो शिक्षा का जो विशद रूप होता है ना, उसे प्रतिशाख कहते हैं। संप्रत कितने प्रतिशाख उपलब्ध हैं? 6 उपलब्ध हैं। एक है ऋषि प्रतिशाख और अथर्व प्रतिशाख के रचयिता शौनक है। शुक्ल यजुर अप्रतिशाख के रचयिता कात्यायन है। तैत्रीय और मैत्रेयी प्रतिशाख के किस वेद में संबंधित है? तो कृष्ण यजुर्वेद में है। और साम वेद का प्रतिशाख है जो है सॉरी मतलब पुष्प सूत्र है। पतंजलि के महाभाष पर महाभाष दीपिका किसने लिखा? तो आपने देखा कैयट ने लिखा है ना। ये आपको ध्यान में रखना होगा, कैयट ने। शब्द ब्रह्मस्फोट, वाक्य ब्रह्मस्फोट की रचना भर्तृहरि ने की है। यास्क मुनि का समय है 800 ईस्वी पूर्व के लगभग। भर्तृहरि का समय है 340 ईस्वी। यास्क के पूर्व कितने रूपकारों ने का उल्लेख है? तो 17। घोष अघोष ध्वनियों के दृश्य हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि भाषाएं के सभी आप देख सकते हैं स्वर घोष होते हैं। ये प्रश्न बन जाता है, सभी स्वर घोष होते हैं। और हिंदी व्यंजनों में पार्श्विक व्यंजन ध्वनि है ला। तो हिंदी स्वरों का वर्गीकरण की बात अगर की जाएगी तो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर विवृत आ, अर्धविवृत जो है ए औ है, अर्ध संवृत में ए ओ है, और संवृत में ए है, ए ओ ए है। अब देखिए इसको अगर हम अपनी दृष्टि से हम लोग याद करेंगे तो मेरे हिसाब से पहले संवृत, फिर अर्ध संवृत होता है, फिर विवृत, अर्धविवृत, यानी कि अर्धविवृत और विवृत होता है। तो अब हम लोग देखेंगे संवृत कौन है? ई और ऊ संवृत है। आप जब कोई आपसे मिलता है ना तो कहते भैया संवृत किसका? बोले ई और ऊ, ई दोनों और ऊ संवृत है। अब अर्ध कौन होंगे? अर्ध जो है ए और ओ अर्ध हो गए, है ना। अब बताए विवृत आ विवृत माने खुला हुआ। जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहता मुंह खोलो तो कहता आ बोलो, तो जैसे आप बोलेंगे पूरा मुंह खुल जाएगा, विवृत। अब बड़ा आ विवृत हो गया, और ए और आओ अर्ध विवृत हो गए। तो बस यही ध्यान में रखना है कि संवृत कौन है? बोले ई और ऊ है, तो ई दोनों और ऊ। अब अर्ध संवृत ए और ओ है। अब विवृत में बड़ा आ है तो अर्ध विवृत में आ और आओ है। बस ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, बड़ा का बड़ा के साथ संयोग और छोटा का छोटे के साथ संयोग है। ठीक है, चलिए। जीवा के स्थान पर अग्र। अच्छा, अग्र मैंने आपको बताया था, अगर कहते हैं जब से कोई गलती उलती होती है तो कहते हैं के, कहते ई रहन और ए रहन, हम नहीं रहन। तो ई और ए दोनों आए, ए आए आ गया और ई आ गया, और मध्य में आ है, और जो बच गया वो सब पश्चिम में चला गया। तो ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। ई और ए यानी कि दोनों ई और ए आए अग्र है, आ मध्य में है, शेष पश्चिम में है। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर अगर आप देखेंगे तो ई और ए जो है प्रशीर्ण है, यानी कि आ वर्तुलकार है। वर्तालकार जिसमें आ बना होता है वो सब वर्तालकार होता है, बड़ा आ को छोड़ करके। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। जीवा पेशियों के साथ शिथिल तो तीनों हैं, आ ई उ, और कठोर है दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ उ। ठीक, मात्रा के आधार पर आपने देखा हर्ष और दीर्घ वाले, हर्ष ई उ, ई आ ई उ ए ओ, आ ई उ आ औ। ठीक है, स्थान के आधार पर कंठ आ और अह, तालब ई है, मूर्धन्य री है, ओठ क्या है? उ और ऊ है, अनुनासिक अंग है, और कंठ तालु ए अय है, और कंठोठ ओ और औ है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण है, हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।